नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसको सुनने के बाद आपको भारत देश का नागरिक होने पे गर्व महसूस होगा। आपको लगेगा कि जिस कार्य काल में, जिस कालखंड में आप हैं और भारत देश में हैं, इस बात का आपको गर्व महसूस होगा। क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों हम इस पे इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आगे। लेकिन यकीन मानिए, जो भी खबर है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरी लास्ट तक सुनने के बाद खबर गूज़बम्प्स आने वाले हैं। आपको इस बात का फील होगा कि यस, भारत देश में वो ताकत है कि हम जो बात करने जा रहे हैं उसको अचीव किया जा सकता है। तस्वीर को देखिए, भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, इन्होंने एक वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की फोरम पे स्पीच देते हुए कहा कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वहीं आने वाले समय में 2050 तक अगर जिस रफ्तार से हम कार्य कर रहे हैं और जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसी रफ्तार से हम ग्रो करते रहे तो आने वाले समय में 2050 तक हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये तो उन्होंने नहीं बताया कि विश्व की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका होगा या चीन होगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन हम 2 नंबर पे होंगे, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और हमारी जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी आने वाले समय में 2050 तक। 2050 वो समय होगा जब हम अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, 102 103 वर्ष की ओर पहुंच रहे होंगे। तो ऐसे समय पे गौतम अदानी साहब ने एक जो बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात बोली है, इस पे हम कितना यकीन कर सकते हैं, इस बात को हमें देखना होगा। आखिर हम इनकी बात पे यकीन क्यों न करें? विश्व के दूसरे सबसे अमीर शख्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने पिछले 15 से 20 वर्षों में जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से अपना एक एम्पायर क्रिएट किया है, उस बात को, उस मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमें इनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये यूं ही बातें नहीं बोली, तथ्यों के साथ ये बातें बोली हैं। इस पर पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर जो हैं गौतम अडानी जी, उन्होंने क्या कहा? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत आने वाले 10 सालों के बाद, यानी कि 2030 से 32 तक में। 2030 से 32 तक में आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हमारी जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% प्रति ईयर हर वर्ष होने वाली है, अगर सब कुछ ठीक रहा। जैसा कि अभी कोविड पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से पूरे विश्व में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ने एक कठिनाई का सामना किया, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने इसको फेस किया। और अगर आने वाले समय में सब कुछ सही रहा तो जिस प्रकार से बाकी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, भारत उनसे कहीं ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। 7 से 8% की ग्रोथ भारत हर साल दर्ज करने वाला है। और हमने ये बात प्रूव किया है। हमारे देश की जो कैपेसिटी है, हमारे देश की जो कैपेबिलिटी है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के यूथ की जो पावर है, वो देखी जा रही है। अब हम असली मायने में विकास की रफ्तार को पकड़ रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा है, पिछले 8 सालों में हमने जो काम किया है, जो स्पीड और जो स्केल के साथ काम किया है, वो देखने योग्य है। हमने जिस तरह से जन धन खाते खोले हैं और जिस तरह से हमने आवास योजना पे काम किया है, इतने ज्यादा घर बनाए हमने, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा तो हमने घर बना दिए। तो इस तरह से हम अगर बात करें तो आने वाला समय भारत का समय होने वाला है, आने वाला समय इंडिया का होने वाला है। और इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि 2050 तक हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आने वाले समय में जिस तेजी से हमारे स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स काफी तेजी से इंक्रीज होने वाले हैं और उन्हें वेंचर कैपिटल से और भी ज्यादा फंडिंग मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 8 वर्षों में 50 बिलियन डॉलर की फंडिंग वेंचर कैपिटल्स के थ्रू स्टार्टअप्स को इंडिया में मिली है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसे देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आने वाले 3 दशकों में जो भारत में नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि कैसी रही भारत की पिछले कुछ वर्षों की ग्रोथ, तो हम ये देखते हैं कि पिछले 58 वर्षों में, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद, पहले 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को टच करने के लिए भारत को 58 साल लगे। वहीं दूसरे ट्रिलियन डॉलर में पहुंचने में हमें 12 वर्ष लगे और तीसरे ट्रिलियन डॉलर को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों में
अचीव किया है। इस समय हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आने वाले 10 सालों में हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है, हमारी जीडीपी ग्रोथ यहाँ से 3 से 4 गुना होने वाली है। वहीं पे हम अगर अगले 30 सालों की बात करें तो अगले 30 सालों में 2050 तक हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी ग्रोथ लगभग लगभग $3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन, $32 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरी तरह से चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पूरी तरह से चीजें बदल जाएंगी अगर ये बातें जो आज बोली जा रही हैं सत्य होती हैं, ये सब जमीन पे हकीकत उतरती हैं, तो भारत एक ऐसा देश होगा जो विश्व गुरु ही नहीं, विश्व की एक महाशक्ति बनने के लिए सक्षम है और वो करके दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 1 दशक के बाद, नेक्स्ट डिकेड के बाद, हम हर 12 से 18 महीने के बीच में $1 ट्रिलियन की जीडीपी को इंक्रीज करेंगे। हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की जीडीपी में $1 ट्रिलियन हर साल इंक्रीज हो जाएगा। और इस स्पीड से अगर हम काम करते रहे, इसी स्पीड से हम बढ़ते रहे, तो 2050 तक हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता हो, हम अभी हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर, जिस ब्रिटेन ने कभी हमारे ऊपर राज किया, जिस ब्रिटेन का कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटेन को पछाड़कर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसी के साथ में हम बाकी दो जो देश हैं उनको भी पीछे करके विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पे जब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात होगी, तो हमारे शेयर मार्केट जो बीएसई एनएसई है, पूरा पूरा टोटल होल की बात करें तो जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो $45 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। $45 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि $45 ट्रिलियन जिस तरह से ये इंक्रीज होगा, हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा गेन होने वाला है। वो चाहे डिविडेंड्स के रूप में हो, चाहे उनकी कैपिटल की इंक्रीज होने के रूप में हो, लेकिन बहुत ही बड़ा प्रॉफिट जो विदेशी निवेशक हमारे देश में निवेश करते हैं उनको भी, और हमारे यहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, सभी को ये प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ हम ये भी बात करें, जिस तरह से 2021 में यूनिकॉर्न्स बने हैं भारत में, वो बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है। यूनिकॉर्न्स पूरे विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न, फास्टेस्ट स्पीड से यूनिकॉर्न्स बने हैं। जो भी आपको पता हो कि $1 बिलियन के वैल्यूएशंस को पार करती है कंपनी, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो भारत में अगर हम देखें तो पिछले साल 2021 में हर 9 दिन में एक नया यूनिकॉर्न बना है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर ऐसा हो क्यों ना, भारत एक युवाओं का देश है। यहाँ पे युवाओं की असली शक्ति अब दिख रही है। यहाँ पे जिस तेजी से स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तेजी से युवा एंटरप्रेन्योर बनने की ओर तेजी से फोकस्ड होकर के काम कर रहा है, आने वाला समय भारत का समय होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो यूपीआई के आने के बाद ये इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि एक रिवोल्यूशन टाइप का आ गया। 2016 के बाद से काफी इतना ज्यादा तेजी से, और साथ ही साथ जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों को जो प्रॉब्लम कैश की हो रही थी, उसको उन्होंने अपने आप को यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लिया, और इतना ज्यादा रैपिड ट्रांजैक्शन हुआ कि हम बात करें अगर, तो टोटल 48 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं भारत में, जो कि यूएस, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी सभी को मिला दिया जाए तो उनकी जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उससे 6 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस है, जो कि अकेले भारत ने की है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का है, जो कि सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा नहीं होगा, बल्कि साथ में मशीन और ह्यूमंस दोनों इंटरकनेक्ट होंगे, दोनों साथ में मिलकर के ये रिवोल्यूशन करने वाले हैं। वहीं पर रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाला है। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो भारत सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि 2050 के बाद भारत में ये ताकत है कि वो ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट भी करेगा, पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करेगा वो, और वहां से रेवेन्यू जनरेट करेगा। हम सिर्फ एनर्जी, अभी तक हम क्या करते हैं, ऑयल रसिया से इंपोर्ट करते हैं, तो कभी ईरान से इंपोर्ट करते हैं, कभी गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का होता है, वो इन ऑयल के इंपोर्ट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारा जो डॉलर है वो काफी तेजी से चला जाता है, विदेशों में हमें देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑयल के इंपोर्ट की वजह से। हम अगर एनर्जी के नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमारा डॉलर सिर्फ न बचेगा ही नहीं, बल्कि और भारत में विदेशों से डॉलर आएगा। कभी एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हकीकत वो फिर से होने वाली है कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा।
और हमारे देश से लोग हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरों को, एनर्जी का एक्सपोर्ट करेंगे, फूड का एक्सपोर्ट करेंगे, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करेंगे, मशीन्स का एक्सपोर्ट करेंगे, मशीनरीज का एक्सपोर्ट करेंगे। आईटी के सेक्टर में जिस तरह से हमारा बोलबाला चल रहा है, फार्मा सेक्टर में जिस तरह से हमारा बोलबाला चल रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना के समय में किस तरह से हमने पूरी दुनिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड बांटी है, पूरी दुनिया को इस महामारी से बचाया है। ये भारत की ताकत को दिखाता है। 1947 में एक समय था जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय पे लोगों ने कहा था कि भारत की इकोनॉमी, भारत की डेमोक्रेसी सरवाइव ही नहीं करेगी, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भारत की इकोनॉमी सरवाइव ही नहीं करेगी। लेकिन न सिर्फ हम सरवाइव किए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बने हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा, आईएमएफ ने कहा कि भारत से लोगों को सीखना चाहिए, भारत से देशों को सीखना चाहिए। ये वही देश है जो 1947 में आजाद हुआ और डेमोक्रेसी को साथ में लेकर के चला। हाँ, हम थोड़ा सा पीछे रहे हैं रिफॉर्म्स करने में, हम चाइना से थोड़ा सा पीछे इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ लोगों को सड़कों पे गोली नहीं मारी जाती, हमारे यहाँ लोगों को जेल में नहीं डाला जाता, हमारे यहाँ पे उइगर मुसलमान, जिस प्रकार चाइना उइगर मुसलमानों के साथ करता है, हमारे देश में किसी भी मुसलमान भाई बहन की हत्या नहीं होती है। तो इस तरह से जब कोई भी देश डेमोक्रेसी के साथ सरवाइव करता है और ग्रो करता है तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो ग्रोथ स्टेबल होती है। आने वाले 15 से 20 सालों में हम देखेंगे कि चाइना का क्या हाल होता है। जब लोगों के पेट भरे होते हैं तब वो आज़ादी की मांग करते हैं। इसलिए आने वाला समय चाइना का नहीं, आने वाला समय भारत का होने वाला है और हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने ही वाले हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर लगातार ग्रोथ करता जाए और उसे हम कहेंगे हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ रही। कुछ सेक्टर्स जब काम करते हैं, हो सकता है कभी माइनिंग सेक्टर काम अच्छे से ना कर रहा हो तो लेकिन टेलीकम्युनिकेशन से काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कभी एक सेक्टर थोड़ा सा कम काम कर रहा हो, कभी एक सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा हो। तो ऐसा चलता रहता है, इकोनॉमी में ये सब होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी होल इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है। इकोनॉमिकल ग्रोथ में कभी कभी कोई सेक्टर ग्रोथ नहीं करता है तो भी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो करती रहती है। ये देखिए कुछ की ड्राइवर्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़े रोल निभाते हैं। इनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ये कौन कौन से हैं और कैसे ये रोल प्ले करते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैं और आप, हम और आप, पूरा देश मिलकर के, जो देश की जनता है वही ह्यूमन रिसोर्स है। देश की जनता देश के लिए बहुत बड़ा एक एसेट होती है वो, लेकिन लाइबिलिटी में भी क्रिएट कर सकती है। अगर देश की जनता कोई काम न करे, बैठे बैठे खाए, सरकार को उसे पेंशन देना पड़े, बैठे बैठे खिलाना पड़े, तो वो एक लाइबिलिटी है, वो एक देश के लिए बोझ हो जाती है। लेकिन जब वही जनता एक एसेट के रूप में काम करती है, वही जनता स्किल्ड होती है, ट्रेंड होती है और देश के लिए काम करती है, देश की जीडीपी के ग्रोथ में योगदान देती है, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक हमारा एसेट के रूप में काम करता है और बहुत बड़ा की फैक्टर होता है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के जो युवा, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में है, वो थोड़ा सा भटका हुआ है। क्यों भटका हुआ है, हम क्यों कह रहे हैं कि भटका हुआ है, आपको हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। थोड़ा देखिए, इस वीडियो को देखिए। क्या है ये, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश का वीडियो सिर्फ, हमारे देश का युवा सिर्फ रील्स बनाने में फोकस कर रहा है, रील्स बना रहा है। भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, क्या है ये नोट छापन की मशीन? क्या तुम गलत चीज तो मांग रहे हो, नोट छापने की मशीन मांग रहे हो, रूल के खिलाफ है भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, गलत आदमी से मांग रहे हो, भोले बाबा से मांग रहे हो, खुद उनके पास रहने की जगह नहीं, कैलाश पर्वत बैठे हुए हैं, उनसे कहां से मिलेगा तुमको? एकदम राख लगा के खुद पड़े हुए हैं, उनसे तुम क्या मांग रहे हो? गलत आदमी से मांग रहे हो, गलत चीज मांग रहे हो। हमारे देश के यूथ को समझना होगा कि हमें ये सब चीजों से बाहर निकलना है। ये एक रील्स कहां से चालू हुआ? रील्स चालू हुआ टिकटॉक से। किसने चालू किया? चाइना ने। चाइना को पता है कि भारत के यूथ में वो ताकत है कि ये पूरी दुनिया को बदल सकता है, सिर्फ अपने देश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति ला सकता है। इसलिए उसने ये चाल चली है। ये रील्स, ये टिकटॉक, ये सब चाइना से ही तो आया है इंडिया में, और हम समझते नहीं है ये सब चीजों को, उसकी चाल को, इसलिए हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन हमें वहां से अपने आप को निकालना होगा। जिस तरह से हम अपने आप को पिछले 50 वर्षों में, 50 से 60 वर्षों में हमने अपने आप को काफी तेजी से
ग्रोथ के पाथ पे लगाया है, हमें अब भटकना नहीं है, हमें और तेजी से उसी पाथ पे आगे बढ़ना है, तब हम जाकर के कभी भारत की तीसरी, दूसरी और पूरे विश्व की पहली अर्थव्यवस्था भी बनने का जो क्षमता रखते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो होती है नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस किसी भी देश की, जब रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, तो आखिर किस चीज से आप, जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं होंगे तो हम किस चीज को, आप क्या करते हैं कि जब किसी भी चीज चीज को हम क्या करते हैं, उसमें क्वालिटी ऐड करते हैं। रॉ मटेरियल्स में जब क्वालिटी ऐड की जाती है तब उसका जो अनाज पैदा होता है, अनाज से खाना, फूड बनाया जाता है, जब उसको बेचा जाता है वैल्यू ऐड करके, तब हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। उसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे वो नेचुरल गैस के रूप में हो, मेटल्स हो, मिनरल्स हो, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो, वो सभी चीजें जो जमीन के अंदर से निकलती हैं, और वो चीजें जो जमीन पे उगाई जाती हैं, सब्जियां, वेजिटेबल्स, एक्वाकल्चर, टेरेंस, ये सभी चीजें हमारे नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसमें हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसीलिए हम काफी तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। वहीं पे जब कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये तीसरी वो चीज है जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है। इसमें क्या है, बिल्डिंग्स, मशीनरी, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, इन सभी चीजों को, जो मैन मेड गुड्स हैं, इन्हीं को कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसमें हम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा कैपिटल फॉर्मेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम अगर रोड्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से रोड्स हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। एक हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्हें रोडमैन भी कहा जाता है। इन्होंने इतनी तेजी से रोड बनाने पे काम किया है, इतनी ज्यादा तेजी से रोड बनाने पे काम किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही ज्यादा तेजी से विश्व में हम सबसे आगे हैं। हमने वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, सबसे ज्यादा स्पीड से एक दिन में रोड बनाने का। इसी तरह से हम काफी तेजी से बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं, मशीनरीज का जो निर्माण हो रहा है, पावर जनरेशन में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी चीजें हैं जो कि किसी भी एक देश की इकोनॉमी को, फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। वहीं पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा जो देश है, हमारा बेंगलुरु है, आईटी हब के रूप में जाना जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनके सीईओज भारत के हैं। सुंदर पिचाई की चाहे बात हो, चाहे सत्या नडेला की बात हो, आप किसी को भी देख लीजिए, ट्विटर के जो सीईओ पराग अग्रवाल, उनकी भी बात कर ली जाए तो वो सब भारत के निकले हुए लोग हैं, भारत के स्टूडेंट हैं, भारत के छात्र हैं। तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का माइंड रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। पूरे विश्व को हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पूरे देश की, पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, उनको चलाने वाले हमारे देश के सीईओज हैं। तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, और हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो ओएनडीसी की बात हो, चाहे वो यूपीआई की बात हो, चाहे वो जनधन आधार की बात हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के थ्रू पूरे पूरे एक प्रोसेस की बात हो। आज विश्व के 30 से 35 देश ऐसे हैं जो हमारे देश के यूपीआई को और रुपे डेबिट कार्ड को अडॉप्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पे हम अगर अपने ओएनडीसी की बात करें तो वो एक ई कॉमर्स सेक्टर में पूरी तरह से रिवोल्यूशन लाने वाला है। वहीं पर हम ओकेन की बात करें तो ओकेन एक क्रेडिट ग्रोथ में बहुत तेजी से बदलाव लाने की कोशिश में है। इस तरह से हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो रहा है, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ भी काफी तेजी से हो रही है। जो आखिरी फैक्टर है वो सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात है। पूरे विश्व को देखिए, इकोनॉमी को देखिए, पूरे विश्व की इकोनॉमी और पूरे विश्व की पॉलिटिकल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो क्या है, पूरे विश्व में श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान, और यहाँ तक कि जो विश्व की डेवलप्ड जो विश्व के नेशन है यानी कि ब्रिटेन, वहां पर भी पिछले कुछ वर्षों को देखें, 2 से 3 वर्षों में 3 से 4 बार सरकारें बदल गई। ब्रिटेन में क्या हुआ, पहले बोरिस जॉनसन, फिर लीज ट्रस, अभी ऋषि सुनक आए हुए हैं। तो इस तरह से वहां पे सत्ता का परिवर्तन पिछले 2 सालों में 3 सरकारें बदल गई। लेकिन भारत में ये सत्ता परिवर्तन हर समय समय पर नहीं होता। यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट रहती है जो पूरे 5 सालों तक काम करती है, और शांतिपूर्वक स्थानांतरण होता है। एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में हम शांति के साथ, पूरी एक डेमोक्रेटिक वे में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। जो जीतता है उसे सत्ता का ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो सत्ता में बैठता है, 5 सालों तक काम करता है। जो विपक्ष होता है वो उनका अपोज करता है जहां जरूरत होती है, और जहां पर जरूरत होती है, जहां देश की बात होती है, वहां पे साथ भी देता है। हम चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या फिर एयर स्ट्राइक की, हमेशा विपक्ष, हाँ कुछ लोग होते हैं जो कि विपक्ष में ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमेशा विपक्ष साथ में होता है। जब देश की बात होती है तो विपक्ष भी कभी ऐसा नहीं है कि देश की सरकार गिराने पे तुला हो।
हमारे यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट होती है जो 5 साल चलती है। हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट फिर से एक डेमोक्रेटिक वे में चुनाव होता है और फिर चुन करके जनता जिसे चुनती है वो सरकार चलाता है। तो इस तरह से हम देश में काफी तेजी से आगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय भारत का समय है, आने वाला समय इंडिया का समय है। बस हमें देखना यह है कि जो हमारा यूथ है, हमारे देश का यूथ, हमारे देश का यूथ ही हमारी पावर है, हमारे देश का यूथ ही हमारा एसेट है। उसको हमें राह से भटकने नहीं देना है। उस यूथ को पकड़ के एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। हमारे देश के युवाओं को समझना होगा, उन्हें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, अपने बैंकिंग सेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी उसमें सेंधमारी ना कर सके। हमारा जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसको पूरा करके दिखाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेकर के जाना है। जो भी सेक्टर्स, हमें नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बनना है, वो चाहे कोई भी सेक्टर हो। तब हमारा भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन सकता है। तब हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा जो क्या कर सकते हैं, विश्व का विश्व गुरु बनने की ओर, विश्व की एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर होंगे और हम उसको अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।